गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास का छठा लेसन 3 वर्ग इसका सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो 3 वर्ग हमने बताए थे, जो प्रमुख 3 वर्ग है, ईसाई पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक। इन तीनों वर्गों के बीच कई सदियों तक बदलते हुए रिश्तों का इसमें अध्ययन करेंगे। सामंतवाद के परिचय के बारे में हमने बताया था कि सामंतवाद क्या है, सामंतवाद शब्द से क्या अभिप्राय है, ये प्रणाली क्या थी। तो यहाँ देखिए कि फ्रांस और इंग्लैंड में जो सामंतवाद शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ। गाल, जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, में 2 विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियाँ, लंबी नदियाँ, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गाल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। 6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा शार्लमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर जोर और अधिक मजबूत हुए। एक संकरे रेलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। 3 वर्ग। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा, हमारे यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग, पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग से बना हुआ था। दूसरा जो वर्ग था, अभिजात वर्ग, अर्थात जो अमीर लोगों का वर्ग था, उसे अभिजात वर्ग कहा गया। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रियाओं में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। ये वैसलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वैसलेज कहा गया, और ये प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी और इसके साथ वो अपना लॉर्ड मानते थे। लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला जिसका अर्थ था रोटी देने वाला। दास की रक्षा करता था और बदले में उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इस संबंध में व्यापक रीति रिवाजों और शब्दों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास, वैसल जिसे कहा गया, को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी में डला दिया जाता था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था, जो सामंती सेना कहलाती थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। यह है अभिजात वर्ग की प्रमुख विशेषताएं कि अभिजात वर्ग की क्या विशेषताएं हैं। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत, चरागाह व उसके असामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिसको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था और साथ ही अपने खेतों पर काम भी करना पड़ता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभिजात वर्ग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। राजा का एक विश्वस्त मित्र था ये। सारी भूमि इसको दी जाती थी, जिसे लॉर्ड कहा गया, और इसके भूमि पर जितने भी लोग काम करते थे उन सब पर इसका अधिकार होता था। मेनर यानी जागीर। तो मेनर की जागीर क्या है, मेनर से आपका क्या अभिप्राय है। लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था। ये गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार, बढ़ई, लाड़ के औजारों की देखभाल, हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे।
औरतें वस्त्र कातती बुनती थी और बच्चे लाड़ की मदिरा संपीड़क में कार्य करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे जहाँ लाड़ शिकार करते थे। उनके यहाँ चरागाह होते थे और जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहाँ पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि मैनर क्या थी। एक लाड़ का जो घर था उसे मैनर कहा गया और उसके आसपास की जितनी भूमि थी उस पर सब जो लोग देखभाल करते थे वो मैनर की जागीर में रहते थे। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती थी क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट, धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लाड़ जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीज़ों को इन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। इसके बाद आता है नाइट। कि नाइट क्या था। देखिए, 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। वे लार्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लार्ड राजा संबंध रखता था। तो यहाँ पर लार्ड राजा से जुड़ा हुआ था और लार्ड के बाद नाइट का नंबर आता था। लार्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग जिसे फीफ कहा गया दिया गया था, उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की, मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लाड़ को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने, पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि नाइट योद्धा के रूप में कार्य करते थे, जो समय पड़ने पर राजा लाड़ से सेना लेता था। वो सेना नाइट की सेना होती थी। इसके बाद आता है प्रथम वर्ग, पादरी वर्ग। तो यहाँ पर हमने नाइट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। अब पादरी वर्ग क्या था, जो उस समय प्रथम वर्ग कहलाया। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिनसे वे कर उगा सकते थे, इसलिए ये एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनते और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषिदास, यानी पादरी बनने के लिए क्या शर्तें थी, यहाँ पर देखिए कौन पादरी नहीं बन सकता था। कृषिदास पर प्रतिबंध था। शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर, स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लाड़ की तरह विस्तृत जागीरें थी। वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे हम टीथ कहते थे। तो टीथ क्या था, एक तरह से एक धार्मिक कर था जो किसानों को देना पड़ता था। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। भिक्षु, चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत, जो लोगों के बीच में, नगरों में, गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री कहा जाता था, मठ कहा जाता था, और जो अधिकतर मनुष्यों की आम आबादी से दूर होते थे। 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय प्रार्थना करते, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क तथा स्त्रियों को नन कहलाती थी।
कुछ आबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आबें थी, अर्थात उनका रहने का स्थान। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष या स्त्री के छोटे समुदाय में बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए और बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबंध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भिक्षु की क्या विशेषताएं थी, भिक्षु कौन थे, कौन लोग भिक्षु बन सकते थे। इसके बाद आता है चर्च और समाज। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर को महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उसके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था, जो लंबी सदी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी इसे जारी रखा गया, पर अब उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों, छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो ये दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों को समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। इसके बाद हम तीसरा वर्ग है किसान, स्वतंत्र और बंधक। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।